अगर अखिलेश यादव के जमाने में किसी की चेन छीन जाए तो जंगल राज अखिलेश यादव जी का फोटो लगाकर टीवी पे चलने लगता था। है किसी मीडिया की ताकत, है थोड़ी औकात, है रीढ़ में तब दम कि जोगी जी का दिखा दो। हम लोग सुना करते थे कि सदन में झूठ नहीं बोला करते। मुझे जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ एक अखबार के हवाले से कहा था 46 में 56 यादव SDM थे, तब भी मैं अपने पार्टी को कोस रहा था। छोटा से बड़ा नेता यही भाषण करता है कि 86 में 56 एक ही बिरादरी के लोग। मुझे लगता है कि अब जनता उनको दौड़ा लेना चाहिए। कैसे नालायक निकम्मे हो कि उस बात को मानकर हमने तुमको सत्ता सौंप दी। अखबार लेकर पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं आप। 7 साल से CBI जांच चल रही है, वही सरकार बैठी है, अभी भी सदन में झूठ बोल रहे हैं। तो क्या उनसे पैसे लेकर चुप हो गए क्या? अगर था तो पैसे खाकर चुप हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं किए? मैं सोचता हूँ कि एक दिन वो भी दिन आएगा गांधी जी का फोटो हटा के मोदी जी का फोटो लगा दिया जाए नोट पर। 8,500 करोड़ वाले हवाई जहाज में मोदी जी नहीं चलेंगे तो नहीं कहा जाएगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। राजीव राय नए वाले 5 स्टार सदन में नहीं बैठेंगे तो सांसद नहीं कहलाए। सिर्फ नाम के लिए कि मेरा भी ठप्पा लग जाए कि सदन को मैंने इनाग्रेट किया था। पुराना सदन एक भी MP आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि नया वाला सदन पुराने वाला सदन सच्चा है। मेरे पिताजी भी कैंसर से मरे हैं। अच्छा। और कैंसर से मैं जब इलाज कराने गया आंखों से आंसू निकल गए और मेरे जहन में था मैं अपने बाप को तो बचा नहीं सका, कोई और न खो दे इसके लिए प्रयास करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही में प्रतिभाग नहीं करेंगे और 2000 रुपए दैनिक भत्ता लेंगे, झगड़ा करेंगे और लूट टाक करेंगे, उसके बाद भी पैसा लेंगे। हमने 2G स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाया था। उस समय 122 सांसदों को छोड़ करके सबने पैसे लिया था। हमने कहा सदन चला ही नहीं, 90 दिन के जगह 45 दिन सदन चला था, कुछ ऐसे ही था, और उसका पैसा लिया था। हमने लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी को लिखा था कि यह पैसा वापस, यह पैसा जनता का है। उन्होंने इस पर आदेश भी किया था। अब पैसा वसूलेगा कौन? दोस्तों, इधर के दिनों में भी लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ। मैंने इधर फिर से लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया था कि यह पैसा इनसे वापस किया जाए। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य हैं डॉक्टर राजीव कुमार राय। आज इनसे भी सवाल करेंगे। घोसी से सांसद हैं। सांसद जी, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आप पहली बार लोकसभा में प्रतिभाग किए हैं। 1,63,64,000 मतों से आप जीते हैं और घोसी संसदीय क्षेत्र सीट जहां फ्रीडम फाइटर से शुरुआत हुई थी, ऐसा क्षेत्र जहां कम्युनिस्ट को भी निराश नहीं किया, जहां कांग्रेस के लोग कई बार रहे, जहां निर्दल कल्पनाथ राय जैसे लोगों को निर्दल भी भेज दिया जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और आपका लोकसभा क्षेत्र एक मामले में और दुर्भाग्यशाली है कि आपके पूर्ववर्ती सांसद ने लोकसभा का मुंह नहीं देखा। 5 साल तक ना तो सदन में गए और ना ही क्षेत्र में वह कारागार में रहे। उसके बाद आपको भारी मतों से लोगों ने चुना है। पहली बात तो यह कि लोकसभा की कार्यवाही इस बार भी आपके कार्यकाल में कई बार बाधित रही, हंगामा हुआ। तो आपने भी ऐसा ही किया कि सदन न चला हो और उसका पैसा भत्ता लिया हो? नहीं, सदन न चलना तब होता है जब सदन में आप जाकर बैठे हैं। हाँ। और पहले अभी दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई है। अभी आप बाहर जाएंगे, चैम्बर के बाहर आपका अटेंडेंस लगता है इलेक्ट्रॉनिक जी। वहाँ भीतर गए कि इस बात पर हंगामा हो गया। और हंगामा का तो मतलब ये है कि सरकार इंतजार में बैठी थी कि कुछ हो और हमने सदन को बंद कर दें। एक दिन की मैं बताऊंगा जी। कांग्रेस के साथियों ने, हमने ही कहा था कि बड़ा बदनामी होगा, बाहर जाते हैं लोग, बोलते हैं कि हमने भेजा है इनको बात करने के लिए, रोज हंगामा करते हैं, सदन स्थगित होता है जी। और ये सरकार मौके की तलाश में रहती है जी। तो इसलिए कुछ भी हो जाए हम लोग उठेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोग बैठेंगे रहेंगे। हम लोग जाकर बैठे, मतलब यह निर्णय पार्टी का था, फिर आपने पार्टी को सुझाव दिया? मैंने सुझाव दिया, सबने मान लिया। सबने मान लिया? सबने मान लिया, विपक्षी लोगों ने, कि हम लोग उठेंगे नहीं, चाहे जो चाहे हो ना, हम कोई हंगामा करेंगे ना कोई सवाल उठाएंगे। हम लोग गए। अब बड़ी बेचैनी होगी सत्ता पक्ष में कि तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कैसे सदन स्थगित करें। अरे तो कुछ शोर करे। जब कुछ नहीं हुआ तो शायद संसदीय कार्य के मतलब इतिहास में पहली बार होगा संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री दोनों खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कांग्रेस के ऊपर, और उस पर अध्यक्ष जी ने सदन को बंद कर दिया। वाह। मतलब ये मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत निराशाजनक था। यह देश के लिए निराशाजनक है। मैं जाकर चैम्बर में कहा लोकसभा अध्यक्ष से, अध्यक्ष जी हमारे जैसे लोग पहली बार आए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं
और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ उम्मीदें कुछ और भी ज़्यादा इसलिए है, 2 वजहों से, कि आज़ादी के बाद से अब तक इतनी भारी मार्जिन से कोई नहीं जीता था। अब तक का ये रिकॉर्ड मैंने बनाया है, कोई नहीं जीता था। दूसरी बात, हमारे लोकसभा के लोग 25 साल से अपने सांसद को देखने, बोलने, सुनने को तरस गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि पिछला 4-5 सांसद कौन था, तो आप नहीं बता पाओगे। तो हम तैयारी करके आते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं और सदन इस तरह पर स्थगित कर देते हैं। जब सरकार की मंशा इस सदन को चलाने को न हो और मौके की तलाश में हो, तो धोखा सरकार देती है। मैं अपने आप को, आप 2000 रुपये की बात कर रहे हैं, मेरा नाम था जॉइंट कमेटी जो होती है राज्यसभा लोकसभा के जी, सांसदों के भत्ते, सैलरी और सुविधाओं के वाली कमेटी में मेरा नाम था। मैंने कहा कि मैं बैठकर ये नहीं फैसला करूंगा या ये सुझाव नहीं दूंगा कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ये सुविधा बढ़नी चाहिए, चाहे नहीं बढ़नी चाहिए। मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। मैं अकेला सदस्य था कि जाकर इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं बनूंगा। जिसको बैठना होना तो वही जो सरकार चाहेगी, लेकिन उस पाप का भागी मैं क्यों बनूं कि मैंने बैठ कर अपना बढ़वा लिया। हालांकि मतलब यह क्या लगा कि जैसे जनता का पैसा है और उसके पात्रता के धारक अब और अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, जनता पर ही बोझ जाएगा, क्या सोच करके उस कमेटी से हटे आप? मुझे भीतर से अच्छी नहीं लगी। हालांकि कमेटी का पहले जब जोगी जी उस कमेटी के सदस्य थे, तभी निर्णय लिया गया था कि हर 5 साल पर महंगाई के हिसाब से रिव्यू करेंगे। कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा वो महंगाई के हिसाब से हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी अंतरात्मा नहीं गई कि मैं बैठ कर वहाँ करूँ कि अच्छा अब हम लोग का तनख्वाह इतना नहीं इतना और भत्ता इतना नहीं इतना होना चाहिए। मेरी अंतरात्मा नहीं की। तो हमारे नेता ने भी पूछा क्यों निकल रहे हो वहाँ, तो हमने कहा मेरी अंतरात्मा ने, आप किसी और को भेज दीजिए। तो मेरे जगह पर, क्योंकि हर पार्टी अपने लोगों को भेजती है, तो उन्होंने मैं जब विड्रा कर लिया तो मेरे जगह पर किसी और को भेजा गया। लेकिन कम से कम ये कहूँगा कि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, इस्तीफा दे दिया था जिसने फैसला लिया। फैसला कमेटी के हाथ में भी कुछ नहीं था। जोगी जी फैसला तो जो करना होगा, जोगी जी जब थे तब वो एक नियम बन गया था कि हर 5 साल के बाद रिव्यू होगा। 18 में हुआ था, 23 में ही होना था, रिव्यू होगा और महंगाई का जो इंडेक्स होगा उसी के हिसाब से लिंक कर दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब मनमौजी चलो 1 लाख था इसको 2 लाख कर दिया गया। कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं हुई। उपस्थिति कितनी रही आपकी? आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी उपस्थिति 100%, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है कि नहीं गया हूँ। और यही नहीं, जब मैं पढ़ता था तब भी मेरी उपस्थिति 100% होती थी, और जब मैं पढ़ाता था तब भी 100% होती थी। और इस हद तक होती थी कि बच्चे मुझे देख कर आए सर आ गए, 8:55 हो रहा होगा, 8:55 हो रहा होगा। डिसिप्लिन में मैं बहुत शुरू से रहा हूँ। सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, जो डिबेट में पार्टिसिपेट करने का होता है, राष्ट्रीय औसत 11.8 का है पर सांसद अगर एवरेज लिया जाए। मेरा 26 है, मैं 26 बार पार्टिसिपेट किया हूँ। सवाल है वो 28 से 30 के आसपास राज्य का और राष्ट्र का एवरेज है कि एक एमपी लगभग 28 से 30 सवाल अब तक किया है। मेरा 67 सवाल है। तो सबसे ज़्यादा उपस्थित रहने वाला, सबसे ज़्यादा बोलने वाला, सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला और सवालों में सबसे ज़्यादा घेरने वाला, जिससे सरकार के लोग परेशान हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। आइए दोस्तों, हम सवाल पर ही बात करते हैं। हमारे साथ हैं घोसी से सांसद डॉक्टर राजीव कुमार राय। हमारे बगल का जनपद है मऊ जनपद, और वहाँ घोसी एक ऐसी सीट रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और पूर्व का क्या इतिहास रहा है उसको भी मोटा मोटा कर दिया गया। मैंने कुछ देखा, शिक्षा को आपने टच किया, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित जो चीज़ें, शिक्षा पर आपने सवाल किया, चिकित्सा पर भी सवाल किया, और फिर आर्टिकल 21 जो संविधान वर्णित गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उस पर भी बुनकरों की समस्याओं को उठाया, और इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले हम चलते हैं मेडिकल पर। राज्य का दायित्व है कि कोई न तो भोजन के अभाव में मरेगा और न ही दवा के अभाव में मरेगा। भोजन के भाव में हो सकता है लोग न मर रहे हों, 5 किलो राशन की वजह से कह दिया जाएगा, लेकिन दवा के अभाव में लोग तो मर रहे हैं। तो जो चिकित्सा पर आपने सवाल उठाया, एक मामले में मैंने देखा मऊ में कुछ विवाद हुआ, आप किसी हॉस्पिटल में गए थे, मैं उसको भी जानना चाहूँगा। तो क्या है आपके यहाँ, और एम्स की भी मांग आप मऊ में कर रहे हैं, तो मऊ में ही एम्स क्यों, इसके मूल में क्या है? देखिए, मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार बोला जी। पहले तो हमारे यहाँ बुनकरों का इलाका है जी,
अब बुनकरों की कंडीशन, आप तो कई बार मऊ गए हैं जी। एक पतली सी गली में छोटे छोटे मकान होगा, 24 घंटा लूम चलता है, लोग शिफ्टों में सोते हैं, शिफ्टों में उठते हैं, एक आधा परिवार बाहर है तो आधा परिवार काम कर रहा है, आधा परिवार सो रहा है तो आधा परिवार काम कर रहा है। उससे फेफड़े की बीमारी, आँख की बीमारी और याददाश्त की बीमारी, स्किन की एलर्जी, ये बहुत कॉमन होता है। गोरखपुर एक्सप्रेस वे 4 लेन बन गया जी। हमारा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ट्रायंगल में है, बलिया मऊ में है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया मऊ, एक ट्रामा सेंटर नहीं। दूसरी बात, छोटे छोटे नर्सिंग होम अगर आप देखेंगे तो इतने फैल गए हैं कि मशरूम की तरह, मतलब मरीजों का एक्सप्लॉयटेशन जितना है, मरीजों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उन्हीं की लिखी दवाइयाँ आएंगी, जितना फीस लेंगे। मऊ में टोकन सिस्टम प्राइवेट में और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, मैं इस शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री से कई बार लिखित रूप से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कह चुका, सबूत दिया कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ अपने एजेंट को बैठा देते हैं सरकारी अस्पतालों में कि अगर मरीज आए तो बोल दे कि डॉक्टर साहब तो वहाँ उस वाले नर्सिंग होम में बैठे हैं। पूर्वांचल की जो आबादी है सर, किसी देश के बराबर आबादी है। हमारे अगर हम WHO के आंकड़े देखें उससे कम से 118वें गुना कम है हम हमारे आबादी के हिसाब से। हमने हमारे यहाँ इसलिए मांग किया पर एक तो हमारे यहाँ दो मिलें बंद हो गई है, परदाहा की और स्वदेशी काटन मिल। तो मैंने पहली बार कहा था कि हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, शहर के अंदर उपलब्ध है। कैंसर के अस्पताल की मांग किया था मैंने, मेरे पिताजी भी कैंसर से मरे हैं। अच्छा। और कैंसर से मैं जब इलाज कराने गया, उसके पहले तो नहीं पता था, जब मैंने मरीजों को देखा कि ज़मीन पर लेटे हुए हैं, पाइप लगाकर, ट्यूब लगाकर इंतजार में, आंखों से आंसू निकल गए। और मेरे जहन में था, मैं अपने बाप को तो बचा नहीं सका, कोई और न खो दे इसके लिए प्रयास करूँगा। मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आप चलिए हमारे साथ, देखिए बाहर फुटपाथ पर कैंसर के मरीज़ कैसे हैं। तो आप जगह जगह खोलिए ना, हमारे यहाँ तो जगह है, हमारे यहाँ हेल्थ हब भी है, कहीं से लोग वहीं आते हैं जी। आपको ये भी नहीं कहेंगे ज़मीन की तलाश करना, रेडीमेड ज़मीन अवेलेबल है। अब दुर्भाग्य से मैंने बोला वहाँ, और हमारे यहाँ 3 मंत्री लोग हैं। एक साहब उठे और बोले कि इसको जितनी परदाहा की काटन मिल की मशीनरी, इसको हम बेच देंगे, कौड़ियों को भाव बेच दिया गया। उस काटन मिल में प्लॉटिंग की जा रही कि यहाँ उद्योग बसाए जाएंगे। हर जिले का औद्योगिक पार्क होता है, इंडस्ट्रियल पार्क होता है, मेरे मऊ में भी है, 90% खाली है। वहाँ तो बसा नहीं। जो जिस जगह को मैंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए और एम्स के लिए प्रस्तावित किया था, वो ज़मीन ही न रहा। देखिए, जनप्रतिनिधि में सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण वो मालिक होते हैं जो आपको लोकसभा में और विधानसभा में भेजते हैं। जो उनके बीच से चुन कर आएगा उसको उस दर्द का एहसास होगा। चिकित्सा के अभाव में मैंने आंकड़े भी दिए थे। हमारे यहाँ बेड पर 1000 कितने बेड होने चाहिए, कितने 1000 कितने डॉक्टर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस समय मुझे कहने में, मैं तो शिक्षा वाली कमेटी में भी हूँ, आपने शिक्षा और चिकित्सा का नाम लिया, मैं जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है वो मैं शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा वाली कमेटी में हूँ। किसी भी देश को मजबूत करना है तो अगर हेल्थ को और एजुकेशन को आप इग्नोर कर देंगे, ये और बात है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा ज्ञान उड़ेला जाता है। जिस बच्चे को अपने खानदान के बारे में पता नहीं था, सुबह सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, व्हाट्सएप देखता है और बोलता है कि गांधी जी गलत है, गोडसे जिंदाबाद, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। कहाँ ले जा रहे हैं? 9,86,000, मैं तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, दावे के साथ कर रहा हूँ। 9,86,000 शिक्षकों की वैकेंसी है इस देश में। 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। IIT IIM में 56% वैकेंसी है। मैं आंकड़े सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। आप गाजीपुर बनारस में देख लीजिए, BHU में चले जाइए, हृदय द्रवित हो जाता है। तो अगर आपका आने वाली पीढ़ी स्वस्थ नहीं रहेगी, शिक्षित नहीं रहेगी, तो डंका मुंह से बजाएंगी। डंका बजाने के लिए तो चाहिए ना, उच्च शिक्षा नहीं है। जहाँ इसरो जैसे वैज्ञानिक केंद्रों में मैं ये जो कमेटी के आंकड़े बता रहा हूँ जी, 54% खाली है वैकेंसी, और ठेके पे लिए जा रहे हैं। कंट्रेक्चुअल जिसे बोलते हैं, संविदा बोल देते हैं, कंट्रेक्चुअल है तो ठेका ही ना। ठेके पर वैज्ञानिक लिए जा रहे हैं। आप कंट्रैक्ट पर वैज्ञानिक लेंगे। मैंने एक सवाल उठाया था, मैं केंद्रीय विद्यालय में गया था, 2 टीचर हैं, एक रेगुलर टीचर है, एक संविदा वाली टीचर है।
दोनों के क्वालिफिकेशन से, वर्कलोड से, पढ़ाई से। एक को 40,000 मिल रहा है, एक को 1,10,000 मिल रहा है। आप वही भेदभाव असमानता करेंगे। झूठ को पकड़ लिया इन्होंने। जबकि समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान, मैं झूठ को पकड़ लिया, उसे जवाब नहीं था। जो शिक्षा सचिव है ऊपर से लेकर नीचे तक ये जाते हैं। जब पकड़ लिया, मैंने दिखा दिया नोएडा का विज्ञापन, PM श्री नाम लगा दो, हर जगह PM श्री लगा दो, फलाना लगा दो का विज्ञापन। मैं साथ में जानता था इनका जवाब कुछ और आएगा। मैंने बोले फिर ये विज्ञापन किसने दिया है कि संविदा पर भर्ती करेंगे, क्या जरूरत है संविदा पर भर्ती? जवाब नहीं था। फिर हमें बताया गया सरकार का इनडायरेक्ट इशारा है कि भर्ती न करें। आपको जानकर सारी, जिस सदन में देश का कानून बनता है, जिस सदन में सरकार बैठती है, जिस सदन में विपक्ष बैठता है, उस सदन में 2017 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। क्यों सदन में नहीं हुई? सदन में कोई, मतलब वहाँ मैन पावर नहीं है। क्योंकि हमें 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चाहिए, 20,000 करोड़ का हमें पार्लियामेंट और विस्टा चाहिए। जो पुराना पार्लियामेंट है आज भी, वो तो कह रहे हैं भाई साहब पाई पाई से गरीबों की भलाई, पाई पाई जोड़ करके। तो आप मैं कहिए तो उनके बुद्धिजीवी को मैं दे दूंगा। अगर 28,500 4,000 32,000 करोड़ अगर हमको दे दो तो मैं कितने गरीबों की भलाई कर दूं, लिख कर दे देना, ऑडिट कर देना। हवाई जहाज में उस 8,500 करोड़ वाले हवाई जहाज में मोदी जी नहीं चलेंगे तो नहीं कहलाएगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। राजीव राय नए वाले 5 स्टार सदन में नहीं बैठेंगे तो सांसद नहीं कहलाएंगे कि ये बात नहीं बोलेंगे या सवाल नहीं उठाएंगे या जनता का काम नहीं करेंगे। और बता दूं, सिर्फ नाम के लिए कि मेरा भी ठप्पा लग जाए कि सदन को मैंने इनाग्रेट किया था, पुराना सदन एक भी MP आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि नया वाला सदन पुराने वाला सदन से अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि किसने आपको कहा था कि हम इस सदन में नहीं बैठेंगे? किसने कहा था? आप सदन को बदल दिए। सदन के सामने एक धरना प्रदर्शन का जगह था। हम भी सोचा करते थे कि जब हम सरकार वो कहेंगे कि पुराना हो गया था, कभी भी धराशायी हो सकता था, हम नहीं चाहते कि बहुमूल्य MP तो मैं चुनौती देता हूँ, रिपोर्ट सबमिट कर दो, रिपोर्ट दिखा दो जिसने कहा था धराशायी करना। मैं चुनौती देता हूँ। आज भी तो सदन है, उसमें ऑफिस चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, उस चैम्बर में खाली सांसद नहीं बैठेंगे। ये क्या बात हुई? तो इनके बनवाने का क्या मतलब था? बनवाने का मतलब था कि उस पर लिख जाए कि मोदी जी ने इसको बनवाया था। मैं सोचता हूँ कि एक दिन वो भी दिन आएगा, गांधी जी का फोटो हटा के मोदी जी का फोटो लगा दिया जाए नोट पर। जब आदमी को जुनून हो जाता है मैं और मैं, तो उस मैं के चक्कर में देश को बर्बाद। हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने भेजा भारतीय लोगों को, देख करके कलेजा हिल गया, आवाज उठी, आवाज उठ करके तब गई। लोगों ने सरकार से मांग किया। एक मामला सदन में आपने उठाया था, मुझे स्मरण है, जब आपने गृह मंत्री को संबोधित करते हुए कहा था, किसी अमेरिकी नागरिक को बताया था आपने कि वो आपत्तिजनक कुछ लेकर के और यहाँ गिरफ्तार किया गया था। वैसे लोगों को हथकड़ी क्यों नहीं लगी? क्या मामला था वह? इमिग्रेशन बिल पर था, चर्चा था जी, और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे। हमने कहा कि आप अपने मन से, आपको कोई पसंद नहीं आए उसको रोक दो, कोई आपकी तारीफ़ करे उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कर लो, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करे तो जाकर लंगोटिया यार बता दो। देश की गरिमा आप डंका बजा रहे हैं। आप भी सुन रहे, डंका बज रहा है ना, डंका बज रहा है। फिर ये डंकी रूट से हमारे बच्चे क्यों जाते हैं बाहर? और देश कितना ताकतवर है। आप कभी कलेजा फट गया होगा जब अपने कोई घर का खेत बेचकर, गहना बेचकर, कर्जा लेकर डंकी रूट से वहाँ गया था। हथकड़ी और बेड़ियों में हमारी बच्चियों को, हमारी बेटी बहनों को, हमारे नौजवान भाइयों को प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं, ज़बरदस्ती गले मिलते हैं, पीछे से हवाई जहाज भेज दिया जाता है। ये हमारे गाल पर तमाचा था, ये देश का डंका बज रहा था। तो मैंने गृह मंत्री से पूछा था, तो अगर आपका इतना डंका बज रहा है, आप इतने ताकतवर हैं जो अपने भाषणों में बोलते हैं, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं नाम बताता हूँ। जो हुआ था देहरादून पर 24 दिसंबर 2024 को पकड़ा गया था सैटेलाइट फ़ोन के साथ। ऐसे अमेरिकन कपल थे, बिहार से नेपाल बॉर्डर का, वहाँ पकड़े गए थे। अगर आपकी हिम्मत है तो एक भी अगर अमेरिकन पकड़ा जाए तो देश के सम्मान की बात करते हो तो हथकड़ी और बेड़ियों में भेजो अमेरिका, तब तो जानू। आप जबरदस्ती किसी का तैयार बन जाएंगे। क्या हुआ उसके बाद? कुछ पता किया आपने कि उनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत? कुछ नहीं किया गया, सरकार की कोई हिम्मत नहीं। या फिर फूल माला पहना करके अमेरिका भेज दिया गया? मैं बता रहा हूँ, सम्मान भेजा गया। और अभी भी खाली तो अमेरिका का इसलिए आ गया कि आपके यार ने, अब की बार ट्रंप सरकार व नारा देने वाले ने आपको हथकड़ी और बेड़ियों में भेजा। पाकिस्तानी का किसी का आया हथकड़ी बेड़ियों में? मैं भी गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट जी, वहाँ मुझे पता चला कि ब्रिटेन से भी हमारे वर्करों को भर भर के भेजा जा रहा है। भाई साहब, जब देश में डंका बज रहा है, देश मजबूत हो रहा है, 5वीं इकॉनमी बढ़ रही है, दो बातें हैं।
देश की नागरिकता छोड़कर लोग विदेशों में क्यों बस रहे हैं? अगर देश की नागरिकता इतना ही मजबूत है तो मैं अभी सवाल भी डाला हूँ, कर ही डाला हूँ, आने वाले इसमें आएगा कि कितने लोग हमारे देश की नागरिकता को छोड़े और क्यों छोड़े। और कुछ लोग या तो नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं या तो घर द्वार बेचकर किस तरह से, किस मुसीबतों से अवैध नागरिक बनकर जा रहे हैं। तो मैं उसकी संख्या में पूछा हूँ, बताना पड़ेगा सरकार कि सरकार पहली सरकार ऐसी है। हम लोग सुना करते थे कि सदन में झूठ नहीं बोला करते। मुझे जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ एक अखबार के हवाले से कहा था 46 में 56 यादव SDM थे, तब भी मैं अपने पार्टी को कोस रहा था कि लोग प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, गलत कैसे दे। 86 में 56 नहीं, उन्होंने बोला था 46 में 56। मतलब अच्छा। उस समय बोला करते थे कि 56 में 46 यादव हैं जब हमारी सत्ता थी। 8 साल बाद भी ये सरकार एक मतलब बड़ी बात तो है नहीं, 10 मिनट के अंदर आ जाएगा उस साल की वैकेंसी का लिस्ट ले आओ। तो झूठ के तो सौदागर हैं ये। इस बार गृह मुख्यमंत्री जी ने बोला पिछले सदन में, अखबार लेकर पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं आपको फैक्ट से बात करनी चाहिए। और अगर है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया, है तो कार्रवाई क्यों नहीं किया। और अगर झूठ बोले तो समाजवादी पार्टी को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए था। उसी तरह सदन में भी झूठ बोल देते हैं ये लोग। सांसद जी, अब उसी पर आपने चर्चा छेड़ दिया है तो थोड़ी सी और भी चर्चा कर लें, लोग जानना भी चाहेंगे। आप जिम्मेदार पर्सन हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। यह संभवतः 2012-13-14 के मामले हैं, जब बताया गया कि 86 में 56 SDM हैं। अनिल यादव उन दिनों थे, उसके अध्यक्ष थे। अनिल यादव पर भी आरोप लगे, कई अपराध दर्ज हुए। जब बाबा आए उनको हटाया भी गया, जब काफ़ी उनके बारे में हो हल्ला हुआ। तो सवाल यह उठता है, एक सवाल यह भी आया था कि उनकी कापियाँ किसी और ने लिखा था। फिर जैसे ही आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हुए वैसे ही इन्होंने कलम उठाया और CBI जांच के लिए इन्होंने सिफारिश किया। चूंकि सरकार इन्हीं की थी, CBI जांच भी उस पर बैठ गई। अब सवाल यह है कि 2017 में CBI जांच शुरू हो गई। उस मामले में अब तक क्या हुआ? क्या आपने कुछ जानने का प्रयास किया, कुछ आगे सदन में मामले उठाएंगे? क्योंकि पूरा मामला ही झूठ था और ये बड़ी मैसिव तरीके से हिटलर की तरह एक झूठ को 100 बार बोलो कि सच लगने लगे। मैं दुबे जी से अगर कहूँ कि अमुक साल में SDM की भर्ती हुई थी, उसमें से 46 में से 56 जोगी जी के शब्दों में यादव मानवीय भूल हो गई होगी। यादव अच्छा वो भूल हो गई, चलिए उसको मान लेता हूँ। आपको मैं बोलूँ कि आपको दिया जा रहा, पत्रकार हैं, जो चाहेंगे कागज आपको उपलब्ध हो जाएगा। अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं, पता कर लीजिए कि उस साल कितने यादव आए थे। आपको कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट लगेगा। 7 साल से CBI जांच चल रही है, वही सरकार बैठी है, अभी भी सदन में झूठ बोल रहे हैं। तो क्या उनसे पैसे लेकर चुप हो गए क्या? अगर था तो पैसे खाकर चुप हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं किए? सामने क्यों नहीं लिस्ट जारी किए? तो जो सरकार टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट जारी नहीं करती है, वो इनकी लिस्ट तो है ही नहीं कि उनके पास दे। 100 अपराधियों के टॉप 100 अपराधियों की सूची तो तुम्हारे पास है ना, उसको भी नहीं जारी करते हैं। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ट्रूपर्स भेजता था ना हिटलर, अपने लोगों को भेज देता था, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, ऐसे बम्बार्डी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलने वाले हैं इनके तमाम झूठ। मैं तो लाइव चैनलों पर प्रधानमंत्री के भाषण सुना चुका हूँ। आपने GST के बारे में क्या झूठ बोला था, FDI के बारे में झूठ क्या बोला था। मैंने सदन में भी इस बारे में पूछा था कि रुपये की कीमत गिरते तो देश का सम्मान गिरता है, रुपये की कीमत कहाँ तक गिरेगा। महंगाई के बारे में क्या कहा था। तो हर जो सरकार झूठ बोल बोल के सत्ता में आई हो, उसकी जहन में झूठ बल गया और आज भी नफरत फैला रहे हैं, आज भी नफरत फैला रहे हैं, आज भी झूठ फैला। अच्छा, यह तो प्रत्येक चुनाव में छोटा से बड़ा नेता यही भाषण करता है कि 86 में 56 एक ही बिरादरी के लोग। मुझे लगता है कि अब जनता उनको दौड़ा लेना चाहिए। कैसे नालायक निकम्मे हो कि उस बात को मानकर हमने तुमको सत्ता सौंप दी, चाबी सौंप दी, और 7 साल से तुम वही राग अलाप रहे हो। इसका मतलब कल को हमारे घर में कोई हादसा होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो ये जनता को कब तक इस तरह से नहीं, जनता को लोकसभा चुनाव से हमें उम्मीद जगी है। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र तो छीना नहीं, लेकिन सोना 1 लाख रुपया तोला हो गया। एक गरीब को अपनी बेटी की शादी करना हो तो प्रधानमंत्री जी उसके मंगलसूत्र बनवाने में कितने लगेंगे, कभी दिल पे हाथ रखकर जरूर सोचिएगा। भैंस खोल ले जाएंगे, ये लूट ले जाएंगे, यही कहते रहे ना। देश कहाँ खड़ा है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? झूठ आप बोलते रहोगे, हमेशा हर चुनाव में करते रहो। तो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने
प्रधानमंत्री के सारे इस तरह के जुमलों को, सारे ड्रामों को खारिज कर दिया और हमें जीत की तरफ लाया है। उम्मीद है कि 27 में, उम्मीद इन्हें पूरा भरोसा है कि इन लोगों को वहीं भेज देंगे जहां 2 और 3 पर रह गए थे। कैसे कैसे इस बात को आप कह सकते हैं? पीडीए, केवल पीडीए से चाहेंगे आप, और लोगों को तो आप फिर इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, पीडीए में कौन इग्नोर रहा है बताइए? पीडीए में है कौन? पीडीए में नहीं, पीडीए को परिभाषित करिए आप। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पिछड़ा रहे है, दलित है, ये अगड़ा है, हमारे जैसे अगड़े जो मारे जाते हैं, सरकार का कोप भाजन का शिकार हो रहे हैं। अगड़ों की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में। अगड़ों की सरकार है, किसकी बात सरकार है? कहाँ से किसकी सरकार है? ये कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं की सरकार है। जो लोग कहा करते थे कि यादव सारे थाने में हैं, सूची जारी करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? सूची जारी करें। सूची उन्होंने जारी किया है, मैनपुरी का किया सूची है। तो प्रोफेसर साहब ने भी जारी किया था। आगरा का सूची तो तभी प्रोफेसर साहब ने जारी किया था, झूठ को सच जारी किया था कि इतने जिले के हैं, कलेक्टर हैं, इतने एसपी हैं, इतने वो है। उस समय तो मीडिया ने दिखाया नहीं था। मीडिया तो वो थी कि अगर अखिलेश यादव के ज़माने में किसी की चेन छीन जाए तो जंगल राज अखिलेश यादव जी का फोटो लगाकर टीवी पे चलने लगता था। है किसी मीडिया की ताकत? है थोड़ी औकात? है रीढ़ में तब दम कि जोगी जी का दिखा दो कि बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बालिकाओं का बलात्कार हो रहा था। जिन 5 लोगों ने बीएचयू की उस बच्ची का बलात्कार किया था, उनको हवाई जहाज में बैठाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। गायत्री प्रजापति का नाम हवाई जहाज से गए थे। हवाई जहाज से गए थे, इसका पैसा दिया गया था। नहीं, या तो सच है कि 2 महीने तक उनको टच नहीं किया गया। वो मध्य प्रदेश में गए थे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार, और चुनाव प्रचार कर रहे थे तो भाजपा लोगों के कर रहे थे, और चुनाव प्रचार के बाद जब बवाल बहुत बढ़ा तब वापस आ लिए और बुलडोजर भी नहीं चला। बुलडोजर नहीं चला।